Hey everyone, welcome to Curious आर यू Paths. इंट्रीग्ड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री? हम अक्सर राजाओं और साम्राज्यों की बात करते हैं, उन लड़ाइयों की जो जीती गईं और उन डायनेस्टीज की जो मर्दों ने बनाई। लेकिन औरतों का क्या? उन रानियों का क्या जिन्होंने सिर्फ पत्नियों की तरह नहीं बल्कि खुद मुख्तार शासकों की तरह राज किया, जिनके हुक्म से बड़े बड़े इलाकों की किस्मत तय होती थी। जरा प्रभावती गुप्त के बारे में सोचिए। वाकाटक डायनेस्टी की एक जबरदस्त रीजेंट थी वो, जिन्होंने चौथी 5वीं सदी में 20 साल तक बड़ी समझदारी से राज किया। वो सिर्फ किसी की जगह नहीं भर रही थी, वो एक रूलर थी। जमीनें दान में देती थीं, ऐसे फैसले लेती थीं जिनका हजारों लोगों पर असर पड़ता था। उनकी कहानी और कईयों की तरह उस समय की हल्की सी झलक देती है जब फीमेल अथॉरिटी कोई अनोखी बात नहीं थी बल्कि एक मानी हुई ताकत थी, जो पावर और जेंडर को लेकर समाज की एक अलग समझ का सबूत है। तो फिर क्यों ये कहानियां अक्सर हमारी बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल किताबों में बस फुटनोट्स जैसी लगती हैं? एंशंट इंडिया का ताना बाना उससे कहीं ज्यादा रिच और कम्प्लेक्स है जितना हमें अक्सर बताया जाता है। ये हमेशा दबाए जाने की कहानी नहीं थी। ऐसे भी दौर थे जब औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। उनकी इंटेलिजेंस और काबिलियत को माना जाता था। जरा उन वॉरियर क्वींस के बारे में सोचिए। वो औरतें जिन्होंने सेनाओं को लीड किया, वॉर काउंसिल्स में स्ट्रैटेजी बनाई और अपने राज्यों को बड़े दृढ़ निश्चय के साथ बचाया। हमें सातवाहन डायनेस्टी की रानी नयनिका जैसी हस्तियों की हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जिन्होंने वैदिक यज्ञ किए और राजकाज संभाला। या फिर वैशाली की लेजेंडरी आम्रपाली, जो एक कोर्टिसन थीं, पर उनका बहुत इन्फ्लुएंस और इंटेलेक्चुअल दम था। ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं थीं, ये उस समाज के ताने बाने का हिस्सा थीं जो कुछ मौकों पर औरतों को इतने ऊंचे ओहदों तक पहुंचने और रिस्पेक्ट पाने का मौका देता था। इन पावरफुल फीमेल फिगर्स का मेन स्ट्रीम हिस्टोरिकल बातों से धीरे धीरे गायब हो जाना कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये सदियों से कहानियों को एक खास तरीके से गढ़ने का नतीजा है, जहां औरतों की आवाज़ को सिस्टमैटिकली दबा दिया गया, उनके योगदान को कम कर दिया गया या पूरी तरह मिटा दिया गया। जरा सोचिए, आज कोई छोटी लड़की अपनी हिस्ट्री की किताबों में रोल मॉडल्स ढूंढ रही हो, कुछ गिनी चुनी रानियों के अलावा, जो अक्सर बहुत बाद के मेडिवल पीरियड की है, वो कितनी एंशंट इंडियन क्वींस का नाम आसानी से ले पाएगी? ये कमी इसलिए नहीं है कि ऐसी औरतें थीं ही नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि हमने क्या याद रखना चुना और क्या भूल जाने दिया। उनकी कहानियों के आसपास जो चुप्पी है, वो हम सबका नुकसान है। हमारे अपने पास्ट को समझने में एक खालीपन है। इसलिए पास्ट में ये सफ़र सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। गैप 2S, ये एक तरह से खोई हुई चीज़ को वापस पाने की कोशिश है। एक टूटी फूटी कहानी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश, एंशंट इंडिया में औरतों की पावर के शिखर को समझने की, और शायद थोड़ी बेचैनी के साथ ये सवाल करने की कि इसका पतन क्यों हुआ। एक समाज जो कभी महिला स्कॉलर्स, कवियत्रियों और शासकों का जश्न मनाता था, वो धीरे धीरे ऐसे समाज में क्यों बदल गया जिसने उन्हें कैद कर दिया, उनकी आज़ादी छीन ली और उनका दर्जा कम कर दिया? जवाब कॉम्प्लेक्स हैं, उन सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस बदलावों में गुंथे हुए हैं जो सदियों तक इस सब कॉन्टिनेंट में आए। इस हिस्ट्री को उजागर करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इन भूली बिसरी औरतों को ऑनर देने के लिए नहीं, बल्कि उन जेंडर असमानताओं की जड़ों को समझने के लिए जो आज भी मौजूद हैं। एक समय था जिसे अक्सर अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है, करीब 1500 से 1000 BCE तक, जब औरतों का स्टेटस बाद के दौर से काफी अलग नजर आता है। इस पीरियड के धर्म ग्रंथ, खुद वेद, उनमें ऐसी रचनाएं हैं जो महिला ऋषियों और कवियत्रियों की हैं जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी और गार्गी वाचकनवी जैसे नाम उभर कर सामने आते हैं। ये सिर्फ घरेलू कामों तक सीमित औरतें नहीं थीं, ये इंटेलेक्चुअल जायंट्स थीं जो अपने मेल काउंटरपार्ट्स के साथ मुश्किल फिलोसॉफिकल बहसों में हिस्सा लेती थीं। जैसे गार्गी ने राजा जनक के दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य को चैलेंज किया था, उनके सवाल रियलिटी के असली रूप को कुरेद रहे थे। ये इंटेलेक्चुअल आज़ादी एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करती है जो स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल सोच में औरतों के योगदान को वैल्यू देता था, जो बाद में उनकी एजुकेशन पर लगी पाबंदियों से बिल्कुल अलग था। इस अर्ली वैदिक सोसाइटी में ऐसा लगता है कि औरतों के पास जिंदगी के कई मामलों में ज्यादा एजेंसी थी। उन्हें एजुकेशन मिलती थी, सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि शायद दूसरी तरह की लर्निंग भी। उपनयन संस्कार, जो वैदिक स्टडीज की शुरुआत का प्रतीक एक पवित्र धागा समारोह है, वो रिपोर्टेडली लड़कियों के लिए भी होता था, जो उनकी फॉर्मल लर्निंग की शुरुआत दिखाता है। इसके अलावा औरतें अक्सर अपने जीवन साथी चुनने में अपनी बात रख पाती थीं। स्वयंवर, खुद चुनने की रस्म जैसी प्रथाएं आम थीं, कम से कम क्षत्रिय या वॉरियर क्लास में तो थीं ही। वो पब्लिक असेंबलीज, सभा और समिति में हिस्सा लेती थीं और कम्युनल फैसलों में अपना योगदान देती थीं। ये सोसाइटल नॉर्म्स औरतों की एक ऐसी पिक्चर बनाते हैं जहां वो अपनी कम्युनिटीज की एक्टिव और रिस्पेक्टेड मेंबर्स थीं, उनकी आवाज सुनी जाती थी और पब्लिक लाइफ में उनकी मौजूदगी को वैल्यू दी जाती थी। सहधर्मिणी का कंसेप्ट,
यानी पत्नी धार्मिक कामों में एक इक्वल पार्टनर, ये भी काफी प्रोमिनेंट था। एक आदमी अपनी पत्नी के बिना जरूरी वैदिक यज्ञ नहीं कर सकता था, जो घर और कम्युनिटी की स्पिरिचुअल भलाई में उसके अहम रोल को दिखाता है। ये पार्टनरशिप सिर्फ रस्मों रिवाजों से आगे थी। इसका मतलब था एक तरह का आपसी रिस्पेक्ट और मिलीजुली जिम्मेदारी। हालांकि सोसाइटी बेशक पैट्रियार्कल थी, लेकिन औरतों पर बंदिशें उतनी सख्त नहीं लगती जितनी बाद की सदियों में हो गईं। सबूत, हालांकि स्कॉलर्स इस पर कभी कभी बहस करते हैं और अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एक ऐसे दौर की तरफ इशारा करते हैं जहां औरतों का स्टेटस काफी ऊंचा था और उन्हें बाद के मुकाबले ज्यादा आजादी थी। इस सुनहरे दौर को एक यूटोपियन पास्ट की तरह नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल रियलिटी की तरह मानना जरूरी है, जो इस सोच का एक मजबूत काउंटर नैरेटिव देता है कि भारत में औरतें हमेशा से दबी कुचली थीं। इस पीरियड को समझने से हमें यह पहचानने में मदद मिलती है कि औरतों के स्टेटस में गिरावट कोई सीधी तयशुदा प्रोसेस नहीं थी जो किसी पुरानी न बदलने वाली परंपरा में जड़ी हो, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, पहले के तौर तरीकों और रिवाजों से एक बदलाव। ये पहचानना वाइटल है क्योंकि ये दिखाता है कि समाज के ढांचे बदले नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, वो बदल सकते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। इन एम्पावर्ड वैदिक औरतों की याद एक खोई हुई पोटेंशियल और एक अलग रास्ते की जोरदार याद दिलाती है जिस पर एंशिएंट इंडियन सोसाइटी आगे बढ़ सकती थी। अर्ली वैदिक पीरियड की मिलीजुली आजादी से लेकर बाद के एंशिएंट और क्लासिकल इंडिया के ज्यादा पाबंदियों वाले नियमों तक का बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन बहुत गहरा था। कई एक दूसरे से जुड़े फैक्टर्स ने औरतों के स्टेटस में इस गिरावट में योगदान दिया। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक था कानूनों और सोशल नॉर्म्स का कोडिफिकेशन, खासकर मनुस्मृति, मनु के कानून जैसे ग्रंथों में, जो लगभग 200 BCE और 200 CE के बीच लिखे गए। हालांकि ऐसे ग्रंथ कॉम्प्लेक्स हैं और उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन उनके कई श्लोक औरतों को अधीन रखने की बात करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी अपने पुरुष रिश्तेदारों, पिता, पति और फिर बेटे पर निर्भरता पर जोर देते हैं। इन कानूनी और सोशल कोड्स ने औरतों के प्रॉपर्टी राइट्स, उनकी एजुकेशन तक पहुंच और पब्लिक लाइफ में उनकी भागीदारी पर पाबंदियों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनकी ऑटोनॉमी को कम करते हुए। एक और क्रूशल फैक्टर था बदलता हुआ सोशियो पॉलिटिकल माहौल। बार बार होने वाले हमले और अंदरूनी झगड़े लगभग 6ठी सदी BCE से शुरू होकर सोशल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाते गए। ऐसे समय में अक्सर औरतों की रक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता था, जो अजीब बात है कि उनकी घूमने फिरने और आजादी पर ज्यादा पाबंदियों में बदल गया। फैमिली ऑनर का विचार औरतों की चैस्टिटी और चाल चलन से और ज्यादा जुड़ गया, जिससे कम उम्र में शादी और पर्दे जैसी प्रथाएं शुरू हुईं। ज्यादा सख्त कास्ट सिस्टम के बढ़ने ने भी इसमें रोल निभाया, क्योंकि कास्ट की प्यूरिटी बनाए रखने के लिए औरतों की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना सेंट्रल बन गया। इन दबावों ने मिलकर औरतों को और ज्यादा घरेलू दायरे में धकेल दिया, जिससे बाहरी दुनिया में उनकी विजिबिलिटी और इन्फ्लुएंस कम हो गया। धार्मिक रीति रिवाजों के तरीके में भी काफी बदलाव आए। जहां अर्ली वैदिक धर्म में औरतें एक्टिव रूप से शामिल थीं, वहीं बाद में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में हालांकि औरतों के लिए स्पिरिचुअल रास्ते थे, पर वो अक्सर ज्यादा पैट्रियार्कल मठों और सोशल ढांचों के अंदर ही थे। गैप 2S, कुछ मेन स्ट्रीम इंटरप्रिटेशंस में जोर औरतों को इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पार्टनर्स मानने से हटकर ऐसी औरतों पर आ गया जिनका पहला धार्मिक कर्तव्य अपने पति और परिवार की सेवा करना था। औरतों के लिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान पाना और मुश्किल होता गया और पब्लिक धार्मिक समारोहों में उनके रोल कम हो गए। इस धार्मिक बदलाव ने नए कानूनी कोड्स के साथ मिलकर औरतों के लिए भगवान द्वारा तय किए गए एक सबॉर्डिनेट स्टेटस के विचार को और मजबूत किया, जिससे उसे चैलेंज करना और मुश्किल हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक बदलावों ने भी इस शिफ्ट में योगदान दिया। जैसे जैसे सोसाइटी ज्यादा खेती पर निर्भर और सेटल्ड होती गई और जैसे जैसे राजशाही और बड़े राज्यों ने पावर जमाई, पैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस यानी प्रॉपर्टी का मर्दों के जरिए आगे बढ़ना पर जोर और मजबूत होता गया। इसने सिस्टमैटिकली औरतों को बड़ी प्रॉपर्टी, खासकर जमीन जो दौलत और पावर का मेन सोर्स थी, रखने और कंट्रोल करने के हक से वंचित कर दिया। इकोनॉमिक आज़ादी के बिना औरतों की अपने राइट्स के लिए लड़ने और अपना स्टेटस बनाए रखने की काबिलियत बहुत कम हो गई। ये इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट सोशल और रिलीजियस पाबंदियों के साथ मिलकर उनकी तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया, जिससे उस पोजीशन का धीरे धीरे लेकिन लगातार पतन होता गया जो कभी पहले के जमाने में उनके पास थी। पावरफुल क्वींस और रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स से लेकर कम एजेंसी और पब्लिक प्रेजेंस वाली हालत तक का ये हिस्टोरिकल सफर काफी सोचने पर मजबूर करने वाला है। हम देखते हैं कि कैसे शाही दरबारों से औरतों की भागीदारी धीरे धीरे गायब हो गई, रूलर्स के तौर पर तो नहीं, इन्फ्लुएंशियल एडवाइजर्स के तौर पर भी, जो पहले के दौर से बिल्कुल उल्टा था। गार्गी जैसी औरतों वाली वो जानदार इंटेलेक्चुअल बहसें एक ऐसे युग में बदल गईं
जहां औरतों की लिटरेसी ही एक झगड़े का मुद्दा बन गई, लड़कियों की एजुकेशन को अक्सर गैर जरूरी या अनडिजायरेबल माना जाने लगा। यह बदलाव सिर्फ पॉलिटिकल पावर खोने के बारे में नहीं था, ये औरतों की दुनिया के सिकुड़ने, उनके दायरे के तंग होने और जिंदगी के लगभग हर स्फीयर में, फिलोसॉफिकल से लेकर पॉलिटिकल तक, उनकी आवाजों को चुप कराने के बारे में था। इन सोशल और कल्चरल बदलावों का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। औरत होने का आइडियल पूरी तरह बदल गया। पढ़ी ही लिखी ब्रह्मवादिनी या काबिल क्वीन रीजेंट की जगह धीरे धीरे एक समर्पित, आज्ञाकारी पत्नी और माँ के आर्केटाइप ने ले ली, जिसका मेन दायरा घर था। ये कोई नेचुरल एवोल्यूशन नहीं था, बल्कि एक बनाया गया नॉर्म था, जिसे धर्म ग्रंथों, सोशल रिवाजों और कानूनी ढांचों के जरिए मजबूत किया गया। जो कहानियां मशहूर हुईं और आगे बढ़ाई गईं, उनमें असर्टिव और इंडिपेंडेंट औरतों की कहानियों को बाहर निकाल दिया गया या हाशिए पर डाल दिया गया, जिससे एक ऐसी कल्चरल मेमोरी बनी जिसने अक्सर उनके योगदान और काबिलियत को नजरअंदाज किया। इस तरह मिटा दिए जाने का गहरा साइकोलॉजिकल असर हुआ, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए औरतों से सोसाइटी की उम्मीदों को तय किया। ये गिरावट इतनी सारी पावरफुल एंशंट इंडियन औरतों का गुमनामी में ये रहस्यमयी सफर एक तीखी याद दिलाता है कि सोसाइटी की तरक्की हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। राइट्स और आजादी एक बार मिल जाने के बाद खो भी सकती है। इक्वालिटी को बनाए रखने वाले ढांचे तोड़े जा सकते हैं, कभी धीरे धीरे और छुपकर, कभी कानून और रिवाजों में खुलेआम बदलाव करके। एंशंट इंडियन औरतों की कहानी इस नाजुकता का सबूत है। ये हमें मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि ऐसा पतन कैसे और क्यों हुआ, और किन ताकतों, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस ने मिलकर औरतों को तुलनात्मक रूप से ऊंचे ओहदों से हिस्ट्री के अंधेरों में धकेल दिया। आज जब हम सच्ची जेंडर इक्वालिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस कम्प्लेक्स पास्ट को देखना हमें जरूरी सबक सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि औरतों के राइट्स की लड़ाई कोई मॉडर्न आविष्कार नहीं है, बल्कि एक लंबे, अक्सर रुके हुए संघर्ष की अगली कड़ी है। उन भूली बिसरी रानियों और स्कॉलर्स की लेगेसी, उस समय की याद जब औरतों की आवाज का दबदबा था, इंस्पिरेशन का सोर्स और एक्शन के लिए एक पुकार हो सकती है। ये हमें सिखाता है कि बड़ी मुश्किल से मिली आज़ादी की हिफाजत में चौकन्ना रहना कितना इंपॉर्टेंट है, और उन कहानियों को क्रिटिकली जांचना कितना जरूरी है जो जेंडर रोल्स के बारे में हमारी समझ बनाती है। सच्ची इक्वालिटी तक का सफर सिर्फ आगे देखना ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे पास्ट को, खासकर उन हिस्सों को जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं को चैलेंज करते हैं, वापस पाना और उनसे सीखना भी मांगता है।